सबसे पहले तो आप मेरे जर्नलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी मेरे यानी डॉक्टर नीतीश का नमस्कार जी। जय हिंद जय भारत। हर चीज वो दो पार्ट में डिवाइड है जो मैं समझ पाया हूँ। एक तो है आपका बैन ऑन आरएसएस और दूसरा है हमारा जो ऑपोजिशन का बहिष्कार चल रहा है। तो जो ऑपोजिशन का बहिष्कार है जो आपने पहले उठाया, एक बात समझिएगा, मैं बड़ी सिंपल बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ ना एक कहावत चलती है जी। तो कहावत यह है कि वृंदावन में बहुत सारे बंदर बंदरियां होती हैं। अगर उनमें से दो चार बंदर बंदरियां नाराज हो जाएं, क्या उससे वृंदावन की शोभा कुछ कम हो जाती है? तो ये चीज कांग्रेस को अब समझनी पड़ेगी कि उनको अब तक हकीकत समझ में नहीं आई है कि वो बैन की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं। आज तक किस राष्ट्र के लिए अच्छी चीज का उन्होंने बहिष्कार नहीं किया? क्या उन्होंने आधार कार्ड की लिंकिंग का बहिष्कार नहीं किया? ट्रिपल तलाक का बहिष्कार नहीं किया बैन करने का? क्या राफेल डील का उन्होंने इसके ऊपर विरोध नहीं किया? क्या डिमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं किया? क्या ईवीएम का विरोध नहीं किया? क्या राम मंदिर बनाए जाने का विरोध नहीं किया? क्या 370 हटाए जाने का विरोध नहीं किया? क्या जीएसटी लगाए जाने का विरोध नहीं किया? यानी इनको कोई भी ऐसे बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। मैंने तो आपके दर्शकों को कुछ बताई कि कोई भी ऐसा निर्णय जो राष्ट्र हित में लिया जाए, उस राष्ट्र हित में लिए जाने वाले निर्णय से कांग्रेस को खासी परहेज होता है, क्योंकि इनको कांग्रेस को चाइना के साथ जाके सीक्रेट डील साइन करने में खुशी होती है। और बीजेपी की जुबान से भी जनता के मुद्दे नहीं दिख रहे हैं सर, ऐसा क्यों हो रहा है आशीष आंडा जी? नहीं, ऐसा नहीं है हर्ष जी। देखिएगा, देश की उन्नति, देश का ग्रोथ, देश का मान सम्मान बढ़ाना, ये जनता के मुद्दे ही हैं। आज अगर मोदी जी का विश्व भर में सम्मान हो रहा है तो वो सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों का, आपका और मेरा सम्मान है। जब आप यूएस जाते थे पहले या आज आप यूएस जाएंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपके लिए बाहर अपॉर्चुनिटीज खुली हुई थी या जो आज खुली हुई है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि खासकर ऑपोजिशन पार्टीज, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपको ये पता है क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, इसलिए ऑलरेडी डिफॉर्मेशन केसेस राहुल गांधी के ऊपर 2 चल रहे हैं। 2014 में आरएसएस को उन्होंने कह दिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन एंड द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी। इसके ऊपर उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस चल रहा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा में हरिद्वार में उन्होंने कह दिया आरएसएस के लिए इट इज द 21st सेंचुरी कौरव, इसके ऊपर भी उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस चल रहा है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ग्वालियर में डिफॉर्मेशन केस चल रहा है। हाँ, जो अब तो वो नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभी वो केस अभी स्लैंग हो गया है। और अर्जुन सिंह के ऊपर जी भी चल रहा था, क्योंकि उनकी 2011 में डेथ के बाद वो केस खत्म हो गया। इन दोनों ने भी आरएसएस के ऊपर गलत टिप्पणियां की थी। और मेन इनकी टिप्पणी क्या रहती है कि भाई जो आरएसएस है वो गांधी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि गॉडसे जी जो थे वो आरएसएस के साथी थे। लेकिन ये लैक ऑफ नॉलेज है कि उन्हें ये पता नहीं है कि ऑलरेडी इस चीज का खंडन किया जा चुका है। और वो खंडन भी किसने किया है? एक कमीशन सेट की गई थी जिसकी रिपोर्ट 1970 में आई। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी कमीशन की रिपोर्ट डाली, और वो कमीशन थी जस्टिस कपूर की कमीशन, जिसने क्लियरली ये 2 बातें कही कि पहली बात तो ये आरएसएस वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी, और दूसरा ये कि इट इज नेवर लेकिन आशीष आंडा जी, ठीक है, अगर आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे नेता हैं, जो विश्व गुरु हमें बनाने की तरफ अग्रसर हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की छाती वाले, तो कहते हैं कि मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता, मुझे चुनौतियों से भिड़ने में मजा आता है। क्योंकि एक लीडरशिप की कोटेशन कहती है, इफ यू वांट टू प्लीज एवरीबॉडी डोंट बी अ लीडर, सेल आइसक्रीम। क्योंकि जब भी आप कोई बोल्ड डिसीजन लेंगे ना, कुछ लोग तो आपसे नाराज होंगे। अगर आप अपने
राज्य के हित के लिए फ्लाईओवर भी बनाएंगे ना, तो भी कुछ लोगों के घर, कुछ लोगों के खेत, कुछ लोगों की दुकानें उसकी चपेट में आएंगी। तो आपके साथ हमेशा सब लोग तो खुश हो नहीं सकते, लेकिन वो खुश नहीं है या वो जानबूझ के आपकी खुशी में अड़ंगा डाल रहे हैं, इसके लिए आप आगे बढ़ने क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं आप ही से बोलता हूं हर्ष जी, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, भगवान करे और थोड़े दिनों में आप और बड़े चैनल्स में प्रमोट होते चले जाएं, जिससे आपके कुछ सहयोगी आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे, नाराज होंगे, आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे। लेकिन क्या इस डर से कि आपका ऑपोजिशन हो रहा है, आप क्या आगे बढ़ना छोड़ देंगे? जवाब है नहीं। ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कि वो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की राह पे अग्रसर है। ठीक है हांडा जी, एग्जाम्पल आप अच्छा दे लेते हैं, इसकी मैं तारीफ करता हूं का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा दे। तो जो भी चीज राष्ट्र हित में हो उससे कांग्रेस को खासा परहेज है, और खासकर अगर वो चीज कहीं हिंदू विरोधी होने का इनको कहीं एक हल्का सा मौका मिल जाए तो बस, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बातें खिल जाती है। कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके दिग्विजय सिंह से लेके शशि थरूर से लेके जिस मर्जी का आप नाम उठा लीजिए, राम मंदिर को बैन करना हो, उसको बनने नहीं देना हो, उसके खिलाफ बैटरी लगानी हो, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना हो, बजरंग दल को बैन करने की बात हो, और अभी तो ये जो दुस्साहस कर रहे हैं ना, इनको यही कहूंगा संदीप त्रिपाठी जी, अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए कि बारूद के ढेर पे बैठ के बीड़ी सुलगाने का दुस्साहस मत कीजिएगा, वरना बाद में कहेंगे मौका भी नहीं दिया। बारूद के खेत पर बैठी है, संस्था को समझा रहे हैं। हाँ। अरे अभी परेशान मत हो संदीप, जी आपके दर्शकों को एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे, एक होता है मुद्दे पे विरोध करना और एक होता है विरोध करने को मुद्दा बनाना। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं रिपीट कर देता हूं, एक होता है विरोध करना यानी किसी मुद्दे पे विरोध करना, ठीक है, दूसरा होता है विरोध करने को ही अपना मुद्दा बना लेना। इस समय जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं लेड बाय द कांग्रेस, उन सब ने ऐसा सोच रखा है कि कम वट में साम दाम दंड भेद, जो चीज इस समय प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बना रही है, जो एक्सेप्टेंस उनको दिला रही है, उनके हर अच्छे काम के अंदर ये बांजी मारी जाए। जैसे पुराने जमाने में वो एक ललिता पवार होती थी ना, वो हर चीज में कुछ ना कुछ तीन मक्र करती थी। पुराने जमाने में महाभारत में शकुनी आता था तो ट्यून आती थी, पता चलता था कुछ विकेट काम होने वाला है। ऐसी हरकतें इसमें जो है कांग्रेस करने पे आमादा है। अध्यादेश को लेकर केजरीवाल समर्थन जुटा रहे हैं। नीतीश बाबू सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नए संसद भवन का बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपने राष्ट्रपति को तवज्जो नहीं दी। वो बहिष्कार इसलिए सिर्फ कर देते हैं क्योंकि बीजेपी राज में अगर कुछ बोलो तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको देना होगा सर, क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है। दीपक जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी हर्षी, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने नीति आयोग का जिक्र किया, आज मेरी जानकारी के हिसाब से 4 चीफ मिनिस्टर्स ने उसके बहिष्कार के लिए अपना ऐलान कर दिया, जिसमें से 2 तो अरविंद केजरीवाल और मान जी खैर एक ही साथ हैं, तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको किया, जिसमें से ममता जी भी एक है। तो हमें ये समझना होगा आपके दर्शकों को कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो कि चीफ मिनिस्टर है वो नीति आयोग की क्रिटिकल बैठक का बहिष्कार करता है, तो जिन वोटर्स ने उसको चुन के उस पद पे बिठाया होता है वो उन्हीं के साथ गद्दारी करता है। क्योंकि नीति आयोग वो इंस्टीट्यूशन है जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, फॉर्मुलेशंस इस कंट्री में करती है। जब आप ऐसी जगह पे जाके अपने वर्ण के वोटर्स का पक्ष नहीं रखेंगे, आप जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप वहां की मांग वहां नहीं उठाएंगे, तो कैसे आपको ग्रांट्स और कमीशंस मिलेंगी? जब आपको जहां वहां जाना, क्यों कहते हैं राइट एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए आपको प्रिविलेज है कि आप उस बैठक में जाएं और किसी को आपको या मुझे नहीं है, लेकिन साथ ही में आपकी ड्यूटी है कि जब वहां पे इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है तो आप उसमें जाएं और वहां जाके अपना पक्ष रखें। लेकिन आप ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाए ना और बाद में आप ये कहें कि मेरे हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, मेरी तो सलाह मानी नहीं गई, मेरे तो विचार किसी ने पूछे नहीं, तो ये बड़ा ही डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक चीज है। इसमें हमारा नुकसान, बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें देश का नुकसान हो रहा है, उस राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, उस पर्टिकुलर राज्य का नुकसान हो रहा है, उस राज्य की जनता के साथ धोखा हो रहा है।
उसको जैसे मेरे को आज अगर के रोल में मैं यहाँ आया, आज मुझे पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी कि मैं जाके पार्टी का पक्ष रखूं, और अगर आपके बुलाने पे मैं यहाँ आके पार्टी का पक्ष नहीं रखता, संदीप की तरह डिबेट छोड़ के भाग जाता, तो मेरी पार्टी के साथ दगा होता। जिसका पक्ष रखने का मुझे एक निर्णायक काम दिया गया था और मैंने उस काम को पूरा नहीं किया। तो अब सोच के देखिएगा, नीति आयोग में ना जाके ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं किसके साथ दगा कर रही हैं, अपने वोटर्स के। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे इस समय दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, मैंने आपको पहले भी कहा, चोर चोर मुसेरे भाई। इस समय इनको किसी मकसद से लेना देना नहीं है। एक ग्लू ऐसी जादुई चाहिए जो किसी तरीके से ये बिखरे हुए ऑपोजिशन को जोड़ सके। इसके लिए हर वो चीज जो मोदी को नीचा दिखाया जा सके, उस काम में ये सब लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के उद्घाटन का बहिष्कार भी आपके रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने किया वो पार्टी तकरीबन 20 हैं, लेकिन जो उसको अटेंड कर रही है, अगर मैं इस बात को मान भी लूं, दीपक जी, मैं एक मिनट में आया आपके पास। हाँ, बस अपनी बात को पूरा कर, ठीक है, जल्दी से, सिर्फ एक सेकेंड। ठीक है। जो पार्टीज बहिष्कार कर रही हैं वो लगभग 20 हैं, जो उसको अटेंड कर रही हैं वो 25 हैं, और उन 25 में से भी 7 ऐसी हैं जो एनडीए में शामिल नहीं है। ये अपने आप में ऑपोजिशन के मुंह पे एक करारा थप्पड़ है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी का विरोध करते करते देश की जनता का, देश के स्वाभिमान का किस तरीके से बहिष्कार और विरोध। ठीक है, लेकिन अब ये देखिएगा, पहले इस बात पे विरोध हो रहा था कि भैया ये हमें चाहिए ही नहीं नया पार्लियामेंट, जबकि इन्हीं के कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था वही बड़ा कांग्रेस का जो है ये मांग है कि पार्लियामेंट नया बनना चाहिए, क्योंकि लगभग 100 साल पुराना हो गया। फिर ये था कि इसका एम्बलम ऐसा क्यों है, फिर ये था कि पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर ये था कि इसका इनॉग्रेशन 28 तारीख को क्यों हो रहा है, फिर ये था प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। अब लास्ट में अभी आ गया है कि भाई इस सिंगों में क्यों लाया जा रहा है। अब भैया ये हम तो नहीं लाए, कर्नाटका में अगर म्यूजियम में रखा था, हमने तो पिछले 1.5 साल से मोदी जी की पूरी टीम ने इसको ढूंढा, हमने तो कर्नाटका में जाके प्लांट नहीं कर दिया। ये कर्नाटका की बजाय पंजाब में भी होता तो इसको लाया जाता, असम में होता तो भी लाया जाता, कर्नाटका में हमने इसको प्लांट नहीं किया, पहली बात। दूसरा, ये जो इसका जो भी चिन्ह है, जो आकृति है, जो आकार है, वो हमने बनाई नहीं, हमने उसमें चेंज किए नहीं। अगर उसके टॉप पे नंदी बैठी है या कोई और साइन है, वट एवर इट मे बी, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कांग्रेस। ही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वहां पर एक छड़ी के रूप में रखा गया जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। छड़ी के रूप में नहीं रखा गया सर, उसके नीचे म्यूजियम में आप देखिएगा लिखा हुआ है गोल्डन वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक क्या होता है, आपने उसको क्या नाम दिया, आप उसको किस नाम से पुकार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपने एक गिफ्ट दिया, मैं उस गिफ्ट को किसी अच्छे नाम से भी पुकार सकता हूं, मैं उसको किसी वाहियात नाम से भी पुकार सकता हूं। वॉकिंग स्टिक का नाम म्यूजियम में लिखा हुआ है, जो कांग्रेस राज में हुआ, क्योंकि उसको नेहरू जी को ही गिफ्ट किया गया था। और इट इज, ये हमारी पुरानी संस्कृति है। इट इज, जितने पुराने ऋषि मुनि हो, जितने ग्रंथ पढ़ने वाले हो, जितने पंडित हो, किसी से पूछ लीजिएगा कि ये एक पावर हस्तांतरण का एक टूल है, यानी ये एक पावर ट्रांसफर का एक सिंबोलिज्म है। तो और ये मोदी जी को अपने हाथ में तो नहीं रख रहे हैं, ये कहां पे स्थापित हो रहा है, ये हमारे मंदिर में, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मंदिर में। और कहां हो रहा है, लोकसभा स्पीकर की सीट के साथ। इसको मोदी जी ने तो नहीं कहा मैं हाथ में लेके चलूंगा, ये दंड देने की डंडी है आज के बाद मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस इतना भ्रमित कर देती है कि भैया ये जो इस समय बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, मोदी जी क्यों कर रहे हैं। अरे मोदी जी खुद इनवाइटी हैं, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनवाइट किया है कि आप आइए और इस फंक्शन को इनॉग्रेट कीजिए, वो होस्ट नहीं है। हाँ, बीइंग द हेड ऑफ द इलेक्टोरल गवर्नमेंट, उन्होंने उसकी क्रिएशन में, फॉर्मुलेशन में, वो उनका ड्रीम चाइल्ड है, but he is acting only as a custodian and not as an owner of the parliament house, which obviously he is not. लेकिन एक गलत नैरेटिव सेट करने, मैंने इसी चीज का अभी 1 सेकंड पहले आपको जवाब दिया सर, हमारा पर्पस कर्नाटक नहीं था, हमारा पर्पस सिर्फ उस हमारे सांस्कृतिक चिन्ह को स्थापित करना था हमारे लोकसभा के स्पीकर
की टेबल के साथ हमारे संविधान के मंदिर में। अब वो जहां भी जिस भी स्टेट में पाया जाता वहां से हम उसको प्रोक्योर करते। ये इत्तेफाकन है कि वो कर्नाटका में पाया गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो बड़ी ही विचित्र सी विडंबना है कि भैया उनके घर के ऊपर बारिश भी आए तो कहीं मोदी ने बादल भेज दिए। इस तरह की बातों का तो कोई तुक नहीं है। कहूंगा कि ये आप जनता को समझना पड़ेगा, व्यूअर्स को, कि हर दिया बुझने से पहले अक्सर ज्यादा फड़फड़ाता है, और इस समय कांग्रेस की भी वही मनोस्थिति और वही परिस्थिति हो गई है। इसलिए इसके इस तरह के बेतुके बयान देना हमें कोई भी, लेकिन कर्नाटक में तो आप आरएसएस से फैसला निकला तो आपने देश के अंदर लागू कर दिया। जी, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जिन लोगों को समझ नहीं है उनको समझना चाहिए कि एक अखंड एक संगठन है जिसका नाम है संघ परिवार। उस संघ परिवार का हिस्सा आरएसएस भी है, बीएचपी भी है, बजरंग दल भी है, बीजेपी भी है, और ऐसे सैकड़ों संगठन इस संघ परिवार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा एक दूसरे से मेल खाती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन साथ ही में हर एक संगठन दूसरे संगठन को उसके हिसाब से निर्णय करने का पूरा अधिकार भी देता है, और वो स्वाभिमान के साथ अपना निर्णय ले उसका सम्मान भी करता है। इसलिए ये कहना कि हमारे डिसीजन आरएसएस से होते हैं, ना तो बीजेपी आरएसएस से डिसीजन लेती है, ना आरएसएस बीजेपी को डिसीजन देता है, बट हाँ, क्योंकि हमारी विचारधारा समांतर एक ही ट्रैक पे चलती है। देखिएगा, जब गाड़ी चलती है ना जी हर्षी, तो चारों टायरों को एक ही स्पीड में और एक ही दिशा में चलना पड़ता है। दो टायर आगे चले, दो टायर पीछे चले तो गाड़ी कहीं नहीं चलती। यही हाल इस समय कांग्रेस और ऑपोजिशन का है, लेकिन वो संघ परिवार का संघ विचारक से सवाल इस तथ्य को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर संदीप जी होते तो उनके सामने इस तथ्य को लेता, लेकिन ये सवाल ना रह जाए इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, संदीप जी हैं या नहीं है, आपके दर्शकों को, जो आपके चैनल को देख रहे हैं, डिबेट को देख रहे हैं, उनको पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। वो आपको और मुझे इंश्योर करना है। देखिएगा, इस पर समझना पड़ेगा ये कि जब सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं उसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हाटगेवर जी के द्वारा की गई थी। इतना तो हम में से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन इससे पहले का ये नहीं पता कि उससे पहले भी ये कहते हैं कि आरएसएस जो था वो कहीं भी मतलब अंग्रेजों से लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, उसका वो तो उनके साथ जुड़ा हुआ था। इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। तो वो पता होना चाहिए लोगों को कि हेडगवार जी जो मेंबर थे वो अनुशीलन समिति के थे, जो एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरी ग्रुप थी, और 1918 में जब वो एक क्रांति दल बनाया गया था, वो भी एंटी ब्रिटिश सपोर्टर्स का ही दल बनाया गया था। मैं बात कर रहा हूं 1918 की। और फिर 1923 में जब वो सावरकर जी को मिले थे, मैं वाइंड अप करूंगा सर, समय हो गया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जी 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात में ठीक 11 बजते हैं तो मुद्दे की बात लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त देश में कई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो बैन और बहिष्कार को लेकर है। क्योंकि इस वक्त विपक्षी पार्टी लगातार बहिष्कार करने को आमादा है। सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है, विपक्षी पार्टी ना तो उसकी सराहना कर रही है और ना ही ये कह रही है कि वो देश के हित में हो रहा है। बात चाहे नए संसद को लेकर करें या फिर किसी और सवाल को लेकर, जो सत्ता पक्ष से पूछना तो चाहती है विपक्ष, लेकिन उसका जवाब लेना नहीं चाहती। अब बात उस बैन की भी करते हैं जिसको लेकर कर्नाटक के अंदर काफी बवाल हुआ था। जब कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहे थे, यानी कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो बजरंग दल का नाम सामने आया और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से बहस चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कहा है कर्नाटक कांग्रेस ने कि तमाम संगठन जो उत्पात मचाएंगे, चाहे वो फिर
आरएसएस ही क्यों ना हो उसको भी बैन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस ऐसा करेगी? क्योंकि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया है, लेकिन इस वक्त तेलंगाना के अंदर भी चुनाव होना है और दक्षिण का दरवाजा खोलने के लिए बैन और बहिष्कार की बात लगातार होती रहेगी। आज का मुद्दा हमारा यही है और आज के मुद्दे में कई सवाल आज पूछने जा रहे हैं। खास राजनेता मेरे साथ जुड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करें, क्योंकि आपको बयान सुनवाएंगे थोड़ी देर के अंदर जो प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी की तरफ से दिया गया। दरअसल प्रियांक खड़गे पर आग बबूला हो गई है बीजेपी। इस वक्त की जानकारी आप बड़ी दे रहे हैं। बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश ना करे कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से कहा गया। बैन की कोशिश हुई तो कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी, ये बीजेपी कह रही है। हिंदुत्व विरोधी है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक बीजेपी का ये बयान सामने आया है और आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रियांक खड़गे की तरफ से जब बयान दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि चाहे बजरंग दल हो या फिर कोई भी संगठन हो, अगर वो उत्पात मचाती हैं, उपद्रव करती हैं, तो कर्नाटक के अंदर उसे बैन कर दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक की राजनीति में अहम भूमिका और सक्रिय भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया, जिसके बाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि कर्नाटक बीजेपी प्रोटेस्ट तक कर रही है, प्रदर्शन तक कर रही है और ये भी कहा गया है कि हिंदुत्व विरोधी कांग्रेस पार्टी है और अगर आरएसएस और बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक के अंदर कहती है इस वक्त कांग्रेस, तो वो जलकर राख हो जाएगी। ये बातें दरअसल कही गई हैं प्रियांक खड़गे की तरफ से। आपको सुनवा देते हैं प्रियांक खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद कुछ अहम सवाल लेंगे और राजनेताओं से उन सवालों का जवाब देंगे। I would like to re-emphasize again, any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. तो आपने सुना प्रियांक खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया। वो सीधा सीधा ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जो उत्पात मचाएगा, उपद्रव मचाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा और बीजेपी उस पर आग बबूला हो गई और कर्नाटक में अब परिणाम भी आ चुका है। कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है, आज कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये राजनीति देश से भी जुड़ी हुई है क्योंकि 2024 का समय बेहद नजदीक है और बहिष्कार और बैन वाली राजनीति पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे कई अहम सवाल है जिन सवालों को आपके सामने रखते हैं। मुद्दे की बात में एक एक करके उन सवालों को रखेंगे और उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश मुद्दे की बात में आज हम करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं मुद्दे की बात में उन सवालों की। सवाल नंबर 1, 2024 से पहले क्या बैन होंगे कई संगठन देश के अंदर भी और कर्नाटक के अंदर भी? ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे की बात में दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या आरएसएस पर भी बैन लगाएगी कांग्रेस? ये भी हम आपको सवाल पूछेंगे और राजनेताओं से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में तीसरा सवाल, क्या बहिष्कार वाली रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है? जिस तरीके से नए संसद भवन का बहिष्कार किया गया, नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार किया गया, क्या ये बहिष्कार वाली रणनीति 2024 तक जारी रहेगी? आज ये भी सवाल पूछेंगे मुद्दे की बात में। और मुद्दे की बात में एक और सवाल पूछा जाएगा कि मुद्दों पर आखिर राजनेता बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जनता के मुद्दे आखिर कहां गायब हो जाते हैं? ये बहिष्कार होता है, मोदी विरोध होता है, लेकिन जनता के मुद्दे कोई राजनेता नहीं सुनाना चाहता। सवाल ये भी पूछेंगे कि बीजेपी का 2024 को लेकर आखिर प्लान क्या है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि हिंदुत्व विरोधी कांग्रेस है, तो क्या हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट मांगने का काम करेगी? ये भी आज हम सवाल पूछेंगे और इन सवालों के साथ जब हम आपके सामने हाजिर हुए हैं तो राजनेता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। थोड़ी देर में मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, कांग्रेस के लीडर। संदीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। दीपक शंखधार जी हैं, संघ विचारक हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपने समय निकाला है। आशीष हांडा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं।
बजरंग दल पर बैन करने की बात कह दी गई। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहिष्कार की बात पूरा विपक्षी दल एक सुर में होकर कह रहा है, चाहे नया संसद भवन की बात हो या फिर नीति आयोग का हम जिक्र करें। कैसे देख रहे हैं इसको? कांग्रेस के लीडर होते तो सबसे पहला सवाल मैं उनसे लेता, लेकिन आप बताइए कि किस तरीके से बीजेपी से देख रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आ चुका है नए संसद भवन को लेकर। सबसे पहले तो आप मेरे को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी मेरे यानी डॉक्टर नीतीश का नमस्ते जी। जय हिंद, जय भारत। हर चीज वो दो पार्ट में डिवाइड है जो मैं समझ पाया हूं। एक तो है आपका बैन ऑन आरएसएस और दूसरा है हमारा जो ऑपोजिशन का बहिष्कार चल रहा है। तो जो ऑपोजिशन का बहिष्कार है जो आपने पहले उठाया, एक बात समझिएगा, मैं बड़ी सिंपल बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ना एक कहावत चलती है जी। तो कहावत यह है कि वृंदावन में बहुत सारे बंदर बंदरियां होती हैं, अगर उनमें से दो चार बंदर बंदरियां नाराज हो जाएं, क्या उससे वृंदावन की शोभा कुछ कम हो जाती है? तो ये चीज कांग्रेस को अब समझनी पड़ेगी कि उनको अब तक हकीकत समझ में नहीं आई है कि वो बैन की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं। आज तक किस राष्ट्र के लिए अच्छी चीज का उन्होंने बहिष्कार नहीं किया? क्या उन्होंने आधार कार्ड की लिंकिंग का बहिष्कार नहीं किया? ट्रिपल तलाक का बहिष्कार नहीं किया बैन करने का? क्या राफेल डील का उन्होंने इसके ऊपर विरोध नहीं किया? क्या डिमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं किया? क्या ईवीएम का विरोध नहीं किया? क्या राम मंदिर बनाए जाने का विरोध नहीं किया? क्या 370 हटाए जाने का विरोध नहीं किया? क्या जीएसटी लगाए जाने का विरोध नहीं किया? यानी इनको कोई भी ऐसे बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, मैंने तो आपके दर्शकों को कुछ बताई कि कोई भी ऐसा निर्णय जो राष्ट्र हित में लिया जाए, उस राष्ट्र हित में लिए जाने वाले निर्णय से कांग्रेस को खासी परहेज होता है, क्योंकि इनको कांग्रेस को चाइना के साथ जाके सीक्रेट डील साइन करने में खुशी होती है। चलिए ठीक है, संदीप जी आपका स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ, मैं बात को पूरा करता हूं, स्वागत कर लेता हूं। संदीप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी स्वागत है, 11 बजे में आपने समय निकाला है, अब बात को पूरा करेगा आशीष जी। जी, तो जो भी चीज राष्ट्र हित में हो उससे कांग्रेस को खासा परहेज है, और खासकर अगर वो चीज कहीं हिंदू विरोधी होने का इनको कहीं एक हल्का सा मौका मिल जाए तो बस, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बातें खिल जाती है। कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके दिग्विजय सिंह से लेके शशि थरूर से लेके जिस मर्जी का आप नाम उठा लीजिए, राम मंदिर को बैन करना हो, उसको बनने नहीं देना हो, उसके खिलाफ बैटरी लगानी हो, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना हो, बजरंग दल को बैन करने की बात हो, और अभी तो के जो दुस्साहस कर रहे हैं ना, इनको यही कहूंगा संदीप त्रिपाठी जी, अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए कि बारूद के ढेर पे बैठ के बीड़ी सुलगाने का दुस्साहस मत कीजिएगा, वरना बाद में कहेंगे यानी मौका कांग्रेस बारूद के खेत पर बैठी है, ये आप समझा रहे हैं। हाँ संदीप जी बिल्कुल ठीक है। संदीप जी स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। लगातार बीजेपी एक सुर में ये कहती है, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल पहुंचे तब भी ये कहा कि आरएसएस का कितना योगदान देश की आजादी में भी रहा है, लेकिन बैन करेंगे क्या? बजरंग दल को तो लेकर बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो तो हमने देखा है, लेकिन कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से बात हो चली है कि जो भी उपद्रव मचाएगा, जो भी उत्पात करेगा, उन संगठनों को बैन करेंगे, चाहे फिर वो आरएसएस ही क्यों ना हो। संदीप जी नहीं, क्या लगता है आपको या भारतीय जनता पार्टी को जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेंगे, आईएसआई की जो है जासूसी में मदद करेंगे और उनके संगठन के साथ रहेंगे, देश में दंगा फैलाएंगे, उनको बैन नहीं करना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी कहती है क्या ये, या उनकी ये नीति है कि दंगा फैलाने वालों के साथ में है? ये इनको बताना पड़ेगा। अभी होंडा साहब ने बड़ी बड़ी बातें की और जो है बात बहुत सारी चीजें की, एक लंबा भाषण दिया। इनसे अनुरोध है कि बीच में नहीं बोले। अब एक एक बात मैं बताऊं मैं, अभी ये आधार कार्ड की बात कर रहे थे, ये गुजराती पंडे का भाषण सुन लेना, गूगल पर मिल जाएगा। गुजराती पंडा विरोध करता था 2014 के पहले। नाम लेके बात करें, किसकी बात कर रहे हैं?
हाँ। मैं नहीं जानता ये ठीक है संदीप जी, वो कह रहे हैं नाम ले दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कह रहे हैं। ठीक है हांडा जी, आप बीच में मत बोलिएगा। पहली बात फिर मैं उसी तरीके से बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैंने उन्हें बोल दिया है, लेकिन आप नाम ले सकते हैं सर डिबेट में। संदीप जी ये हमारे बाद जो भी बोलना होगा ये बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट लेकिन नाम लेके बोल दीजिएगा, अब उन्हें समझ में आएगा कि आप किसको कह रहे हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है हांडा जी की। अरे दुनिया, आप नहीं समझ रहे हैं किसको मैं कह रहा हूँ, ये नहीं समझ रहे हैं। नहीं, समझने वाले तो बहुत कुछ समझेंगे ना सर, समझने वाले तो मेरा सरनेम भी भारद्वाज है, आप मुझे भी कहेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। अब आप किसे पंडा कह रहे हैं, किसे आप भी त्रिपाठी हैं संदीप जी, मैं तो आपका भी सम्मान करता हूँ, आप भी ब्राह्मण हैं। पता नहीं है, हाँ, जिसकी डिग्री का पता नहीं है, फर्जी डिग्री है, वो पहले बचपन में चाय बेचा करता था, फिर जो है बिना क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, नाम लेना लेने की हिम्मत है तो। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जी। फ्रॉड भी है, झूठा भी है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से अभी बात हो रही थी आधार कार्ड की, एक एक चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ। आधार कार्ड का वीडियो देख लीजिएगा, गुजराती पंडा झूठ बोलता था, उस समय या आज बोल रहे हैं इनके प्रवक्ता, उस समय बाकायदे विरोध करता था और 90% आधार कार्ड हमारे समय में बन के तैयार हो चुका था। तब ये कहता था कि ये देश विरोधी गतिविधियों इसका इस्तेमाल होगा, इससे देश को खतरा है, इसकी समृद्धता को खतरा है। अब आ जाते हैं जीएसटी का। 18% जीएसटी का विरोध यही गुजराती पंडा किया करता था, वही फ्राडिया 420, और आज 28% जीएसटी अच्छी है, हम कह रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 370 का। बिल्कुल हमने 370 का विरोध नहीं किया, लेकिन 370 आज भी खत्म नहीं हुई है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये साबित कर देंगे कि 370 खत्म हुई है, मैं तुरंत यहीं से उठ के चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक दावा कर दीजिए, सरकार आएगी कांग्रेस की अगर, तो 370 वापस लाएगी क्या? एक दावा कर दीजिए। ठीक है हांडा साहब सुन लीजिए, बात आ जाने दीजिए। नहीं, आप ही कह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट संदीप जी क्लियर करिए ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ। आप ही कह रहे हैं कि हमने 370 का विरोध नहीं किया। एक मिनट, एक सवाल तो सुन लीजिए सर, ये क्लियर नहीं हुआ ना, दर्शकों को आप समझा रहे हैं, बस ये क्लियर हो जाए। संदीप जी रिक्वेस्ट के साथ में पूछ रहा हूँ, आपने कहा 370 का हमने विरोध नहीं किया, लेकिन 370 अभी भी काबिज है। हाँ, आप भाजपा को बचा देते हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। मैंने 1000 बार आप तो आरोप लगाते हैं, करिए भाजपा की प्रवक्ता बना दिया है हांडा जी एक सुन लेते हैं, हांडा जी सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको बचा रहा हूँ, मैं आपको चुप करा रहा हूँ। हांडा जी ठीक है, संदीप जी मेरी बात आ जाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। ठीक, आप क्यों छुड़वा देते हैं सवाल? ठीक, अभी 18% के जीएसटी पे ये कह रहे हैं, 18% जीएसटी का विरोध, 28% की जीएसटी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाई। अब आ जाते हैं 370 के। अमित शाह जी का बयान राज्यसभा में, धारा 370 के सभी खंड समाप्त हो जाते हैं। बहिष्कार किया या नहीं? अरे ये फ्राडिया कौन है? ये फ्राडिया बोल रहा है भाई। ठीक है, शब्दों की मर्यादा हो संदीप जी। संदीप जी बस इतना ही तो पूछा जा रहा है। आप कह रहे हैं 370 का विरोध नहीं किया, तो आज सरकार में आए 370 वापस लाएंगे क्या? दीपक जी से मैं सवाल लूं, उससे पहले उसका उत्तर दे दीजिए। चैनल अरे अभी परेशान मत हो संदीप। हांडा जी 1 मिनट रुक जाइए, हांडा जी 1 मिनट रुक जाइए, हांडा जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। संदीप जी मर्यादा में रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर आप इतने वरिष्ठ हैं, आते रहे, मुझे अच्छा लगता है आप डिबेट में आते हैं तो अपने सवालों का जवाब देते हैं, इसलिए आपको हम निमंत्रण देते हैं कि आइए और दर्शकों को समझाइए कांग्रेस का क्या विजन है। नहीं, आपको बोलने दिया जा रहा है, लेकिन मर्यादा में सर प्लीज। हांडा जी को मैं चुप करा रहा हूँ, हांडा जी बीच में मत बोलिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक शब्द बता दीजिए जो मैंने अमर्यादित बोला हो। आप सर अपनी बात को पूरा करिए, मैं ये बताने बैठूंगा तो समय व्यर्थ हो जाए। आप टोकिएगा, आप टोकिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और जहां गलती होगी उसके लिए चलिए ठीक है। 370 पे स्टैंड क्लियर करिए जल्दी से, फिर दीपक जी के पास जाओ। मैं 370 बिल्कुल स्टैंड में बता रहा हूँ। धारा 370 में अमित शाह का बयान है कि राज्यसभा में उन्होंने दिया कि धारा 370 के सभी खंड समाप्त किए जाते हैं सिवाय खंड 1 के। अगर खंड 1 है तो धारा 370 है, और आज भी आर्टिकल में जाकर देख लीजिए संविधान में 370 है या नहीं है। तो आप झूठ बोलते हो कि 370 समाप्त किया आपने। 370 के जो है, चलिए ठीक है, बीजेपी ने झूठ बोला, मैंने मान लिया, हो चुके थे। ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज सर, आपकी बात पूरी हो गई। देखो क्यों किया। हाँ 1 मिनट संदीप जी आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं एक सवाल लूं। संदीप जी को मेरी आवाज पहुंच? सिर्फ ये देख लीजिएगा मुझे कितना टाइम दिया था और संदीप जी को कितना टाइम दिया है, सिर्फ इतना देख लीजिएगा। नहीं हांडा जी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन संदीप जी स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं ना।
वही तो मेरे को दिक्कत हो जाती है कि कांग्रेस स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रही है। 370 पे वो कह रहे हैं हमने विरोध नहीं किया, और अब वो कह रहे हैं 370 काबिज है, और आगे आने वाले समय में समझना चाह रहे हैं कि अगर दोबारा से सरकार बनाएगी तो 370 को वापस लाएगी या नहीं। आरएसएस पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, फिर वो डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना, कांग्रेस पार्टी ने अपने जहन के अंदर एक फोबिया बना लिया है, मीडिया को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी। दीपक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब तक संदीप त्रिपाठी जी आते हैं वापस, हम कोशिश करेंगे कि आए, अगर नहीं भी आते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे कांग्रेस से, उसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी पार्टी है देश की, और सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछे जाएंगे। दीपक जी, आरएसएस को बैन करने की बात इस वक्त कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर उपद्रव मचाया तो आरएसएस को भी बैन करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, तो कांग्रेस को बैन करने का, कांग्रेस ने संघ को बैन करने का प्रयास अनेकों बार किया है। ऐसा कुत्सित प्रयास अनेकों बार देश में हुआ है, और आपको इसके नतीजे उसके बाद देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से लोकतंत्र में बदलाव देखने को मिला है। और ऐसा अनेकों बार हुआ है, आजादी से पूर्व भी करने का प्रयास किया है। देखिए, जो भी इस प्रकार की, जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरोधी दल होते हैं या उस मानसिकता के लोग होते हैं, वो संघ या किसी भी सांस्कृतिक संगठन को बैन करने का प्रयास करते हैं। जो भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, जो भारत की संस्कृति के लिए अपना तन मन धन समर्पित करते हैं, जो भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत को अपना तन मन धन समर्पित करते हैं, अपना जीवन प्रण सब कुछ समर्पित करते हैं, उनको बैन करने का प्रयास इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी राजनीतिक शक्तियों का शिकार है जो सांप्रदायिक है। आप देखिए, केरल में कभी एक बार ओमान चांडी की सरकार बनी थी, उस समय वहां कम्युनिस्टों को क्या प्रभाव बना था, और उन्होंने उस वक्त कैसी सरकार का फॉर्मेशन किया। यही आपको ईस्ट का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में भी देखने को मिलेगा कि पूर्व में कैसे जब एक बार कम्युनिस्ट प्रभावी जब सरकार बनी तो किस प्रकार के मंत्रालय बटे, और उस वक्त किस प्रकार से यहां से इंडस्ट्रीज का पलायन हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण इस देश में हैं। जब भी अब ये जो सांस्कृतिक भाव से देश जुड़ रहा है, हर तरफ से, हर कोने से देश जुड़ता आ रहा है। विश्व भर की शक्तियां भारत को प्रणाम कर रही हैं, विश्व भर की शक्तियां भारत को विश्व गुरु के रूप में देखते हुए, प्रणाम करते हुए भारत की ओर आशा भरी निगाहों से जब देख रही हैं, तो उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है जो इस प्रकार के कारनामे नहीं कर पाए, इस प्रकार के कार्य को सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर पाए, ऐसे संकल्पों को सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि उनका संकल्प राष्ट्र के लिए था ही नहीं, उनका संकल्प परिवार के लिए था, उनका संकल्प सत्ता के लिए था। उनके लिए सत्य केवल सत्ता थी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि सत्ता के लिए हमारा धर्म है, सत्य हमारी संस्कृति है। हाँ, और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए पार्टी बीजेपी भी कर रही है, आरएसएस भी वो चीजें कर रही है जो उस वक्त देखने को मिल रही है, और उससे कांग्रेस को दिक्कत है। मैं आपके पास आ रहा हूं आशीष आंडा जी, जब तक कांग्रेस पार्टी आती है, उनके नेता आते हैं, जब तक आपसे सवाल लूंगा। सर, जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट भी किया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और वो बार बार एक ही बार कहते हैं कि आप एक प्रयोग करते हैं। अभी सिंगोल जब संसद के अंदर रखा जा रहा है तो उसमें भी एक प्रयोग है, क्योंकि तमिलनाडु का जिक्र बार बार आप सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, वहां के लोगों को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर आगे आने वाले समय में आपका भी जो पाए, और इस वजह से ही सिंगोल की स्थापना हो रही है। हालांकि आपने देखा ना कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह गए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने सिंगोल का वहां पर चिन्ह रखा है तो सभी देवी देवताओं के चिन्ह होने चाहिए, सभी धर्मों के वहां चिन्ह होने चाहिए। जी हर्ष जी, आपके दर्शकों को एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे। एक होता है मुद्दे पे विरोध करना, और एक होता है विरोध करने को मुद्दा बनाना। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं रिपीट कर देता हूं, एक होता है विरोध करना, यानी किसी मुद्दे पे विरोध करना, ठीक है। दूसरा होता है विरोध करने को ही अपना मुद्दा बना लेना। इस समय जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं लेड बाय द कांग्रेस, उन सब ने ऐसा सोच रखा है कि कम वट में साम दाम दंड भेद, जो चीज इस समय प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बना रही है, जो एक्सेप्टेंस उनको दिला रही है, उनके हर अच्छे काम के अंदर ये बांजी मारी जाए। जैसे पुराने जमाने में वो एक पिक्चरों में एक ललिता पवार होती थी ना, वो हर चीज में कुछ ना कुछ तीन मक्र करती थी। पुराने जमाने में महाभारत में शकुनी आता था तो ट्यून आती थी, पता चलता था कुछ विकेट काम होने वाला है। ऐसी हरकतें इसमें जो है कांग्रेस करने पे आमादा है। अब ये देखिएगा, पहले इस बात पे विरोध हो रहा था कि भैया ये हमें चाहिए ही नहीं नया पार्लियामेंट, जबकि इन्हीं के कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था वही बड़ा कांग्रेस का जो है ये मांग है कि पार्लियामेंट नया बनना चाहिए, क्योंकि लगभग 100 साल पुराना हो गया।
फिर ये था कि इसका एम्बलम ऐसा क्यों है, फिर ये था कि पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर ये था कि इसका इनॉग्रेशन 28 तारीख को क्यों हो रहा है, फिर ये था प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, अब लास्ट में अभी आ गया है कि भाई इतनी सिंगों में क्यों लाया जा रहा है। अब भैया ये हम तो नहीं लाए, कर्नाटका में अगर म्यूजियम में रखा था, हमने तो पिछले 1.5 साल से मोदी जी की पूरी टीम ने इसको ढूंढा, हमने तो कर्नाटका में जाके प्लांट नहीं कर दिया। ये कर्नाटका की बजाय पंजाब में भी होता तो इसको लाया जाता, असम में होता तो भी लाया जाता, कर्नाटका में हमने इसको प्लांट नहीं किया, पहली बात। दूसरा, ये जो इसका जो भी चिन्ह है, जो आकृति है, जो आकार है, वो हमने बनाई नहीं, हमने उसमें चेंज किए नहीं। अगर उसके टॉप पे नंदी बैठी है या कोई और साइन है, वट एवर इट मे बी, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कांग्रेस ही कह रही है ना, आपने सबूत भी गलत दिया है। वो कह रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि कैसे मद्रास में था, और मद्रास की बात ना कहकर वो कह रहे हैं कि वहां पर एक छड़ी के रूप में रखा गया जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। छड़ी के रूप में नहीं रखा गया सर, उसके नीचे म्यूजियम में आप देखिएगा लिखा हुआ है गोल्डन वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक क्या होता है, आपने उसको क्या नाम दिया, आप उसको किस नाम से पुकार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपने एक गिफ्ट दिया, मैं उस गिफ्ट को किसी अच्छे नाम से भी पुकार सकता हूं, मैं उसको किसी वाहियात नाम से भी पुकार सकता हूं। वॉकिंग स्टिक का नाम म्यूजियम में लिखा हुआ है, जो कांग्रेस राज में हुआ, क्योंकि उसको नेहरू जी को ही गिफ्ट किया गया था। और इट इज, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, इट इज, जितने पुराने ऋषि मुनि हो, जितने ग्रंथ लिखने वाले हो, जितने पंडित हो, किसी से पूछ लीजिएगा कि ये एक पावर हस्तांतरण का एक टूल है, यानी ये एक पावर ट्रांसफर का एक सिंबोलिज्म है। तो और ये मोदी जी को अपने हाथ में तो नहीं रख रहे हैं, ये कहां पे स्थापित हो रहा है, ये हमारे मंदिर में, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मंदिर में। और कहां हो रहा है, लोकसभा स्पीकर की सीट के साथ। इसको मोदी जी ने तो नहीं कहा मैं हाथ में लेके चलूंगा, ये दंड देने की डंडी है आज के बाद मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस इतना भ्रमित कर देती है कि भैया ये जो इस समय बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, मोदी जी क्यों कर रहे हैं, अरे मोदी जी खुद इनवाइटी हैं, उनको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनवाइट किया है कि आप आइए और इस फंक्शन को इनॉग्रेट कीजिए, वो होस्ट नहीं है। हाँ, बीइंग द हेड ऑफ द इलेक्टोरल गवर्नमेंट, उन्होंने उसकी क्रिएशन में, फॉर्मुलेशन में, वो उनका ड्रीम चाइल्ड है, but he is acting only as a custodian and not as an owner of the parliament house, which obviously he is not। लेकिन एक गलत नैरेटिव सेट करना, एक ऐसी चीज जो पूरे विश्व भर में भारत में मान सम्मान को बढ़ा सकती है। पहले तमिलनाडु को कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं तमिलनाडु का जानबूझ के इस्तेमाल किया गया चुनावों के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपकी जीत हासिल हो पाए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। मैंने इसी चीज का अभी एक सेकंड पहले आपको जवाब दिया सर। हमारा पर्पस कर्नाटक नहीं था, हमारा पर्पस सिर्फ उस हमारे सांस्कृतिक चिन्ह को स्थापित करना था हमारे लोकसभा के स्पीकर की टेबल के साथ, हमारे संविधान के मंदिर में। अब वो जहां भी जिस भी स्टेट में पाया जाता, वहां से हम उसको प्रोक्योर करते। ये इत्तेफाकन है कि वो कर्नाटका में पाया गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो बड़ी ही विचित्र सी विडंबना है कि भैया उनके घर के ऊपर बारिश भी आए तो कहीं मोदी ने बादल भेज दिए। इस तरह की बातों का तो कोई दुख नहीं है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, आपके ब्रेक पे जाने से पहले, आपके ब्रेक पे जाने से पहले बस एक बात और कहूंगा कि ये आपकी जनता को समझना पड़ेगा, व्यूअर्स को, कि हर दिया बुझने से पहले अक्सर ज्यादा फड़फड़ाता है, और इस समय कांग्रेस की भी वही मनोस्थिति और वही परिस्थिति हो गई है। इसलिए इसके इस तरह के बेतुके बयान देना हमें कोई भी, लेकिन कर्नाटक में तो आपका दिया बुझाना, कर्नाटक में तो आपका दिया बुझा सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसे सवाल लूंगा, क्योंकि बैन और बहिष्कार मेरा मुद्दा है 11 बजे का। हांडा जी, आ रहा हूं आपके पास, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, तुरंत लौटते हैं। बैन और बहिष्कार मुद्दा लेकर इस वक्त मैं बैठा हूं और उसी पर सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, राजनेताओं से हमारा मकसद होता है सवाल पूछना, ताकि आपके जवाब हम ले सकें कि आखिर राजनेता चाहता क्या है। मुद्दा की बात लगातार जारी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फोन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में, क्योंकि मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। बैन और बहिष्कार इस वक्त देश का मुद्दा है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस कई संगठनों को बैन करने की बात कह रही है और बहिष्कार की बात तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, संघ विचारक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष हांडा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लीडर भी मेरे साथ थे, लेकिन वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद वो यहां से चले गए हैं, क्योंकि सवालों का जवाब देना उन्होंने नागवार समझा है। तो जनता उन्हें जवाब देगी। खैर आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा से, क्योंकि बैन और बहिष्कार मेरा मुद्दा है और मैं लगातार आपसे इस बात को पूछ रहा हूं, क्योंकि नीति आयोग का भी मैं जिक्र कर रहा हूं इस वक्त। पार्टियां क्यों आपसे इस वक्त नफरत कर रही हैं, बहिष्कार कर रही हैं? एक तो वो कह रही है कि बीजेपी के अंदर अगर कुछ भी करना चाहो तो मनाही है। अध्यादेश को लेकर केजरीवाल समर्थन जुटा रहे हैं। नीतीश बाबू सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नए संसद भवन का बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपने राष्ट्रपति को तवज्जो नहीं दी। वो बहिष्कार इसलिए सिर्फ कर देते हैं क्योंकि बीजेपी राज में अगर कुछ बोलो तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको देना होगा सर, क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है। दीपक जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी हर्षी, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने नीति आयोग का जिक्र किया, आज मेरी जानकारी के हिसाब से 4 चीफ मिनिस्टर्स ने उसके बहिष्कार के लिए अपना ऐलान कर दिया, जिसमें से 2 तो अरविंद केजरीवाल और मान जी खैर एक ही साथ हैं, तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको किया, जिसमें से ममता जी भी एक है। तो हमें ये समझना होगा आपके दर्शकों को कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो कि चीफ मिनिस्टर है वो नीति आयोग की क्रिटिकल बैठक का बहिष्कार करता है, तो जिन वोटर्स ने उसको चुन के उस पद पे बिठाया होता है वो उन्हीं के साथ गद्दारी करता है। क्योंकि नीति आयोग वो इंस्टीट्यूशन है जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर्मुलेशंस इस कंट्री में करती है। जब आप ऐसी जगह पे जाके अपने वर्ण के वोटर्स का पक्ष नहीं रखेंगे, आप जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप वहां की मांग वहां नहीं उठाएंगे, तो कैसे आपको ग्रांट्स और कमीशंस मिलेंगी? जब आपको जहां वहां जाना, क्यों कहते हैं राइट एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए आपको प्रिविलेज है कि आप उस बैठक में जाएं और किसी को, आपको या मुझे नहीं है, लेकिन साथ ही में आपकी ड्यूटी है कि जब वहां पे इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है तो आप उसमें जाएं और वहां जाके अपना पक्ष रखें। लेकिन आप ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाए ना और बाद में आप ये कहें कि मेरे हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, मेरी तो सलाह मानी नहीं गई, मेरे तो विचार किसी ने पूछा नहीं। तो ये बड़ा ही डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक चीज है। इसमें हमारा नुकसान, बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें देश का नुकसान हो रहा है, उस राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, उस पर्टिकुलर राज्य का नुकसान हो रहा है, उस राज्य की जनता के साथ धोखा हो रहा है। इसको जैसे मेरे को आज अगर के रोल में मैं यहाँ आया, आज मुझे पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी कि मैं जाके पार्टी का पक्ष रखूं, और अगर आपके बुलाने पे मैं यहाँ आके पार्टी का पक्ष नहीं रखता, संदीप जी की तरह डिबेट छोड़ के भाग जाता, तो मेरी पार्टी के साथ दगा होता, जिसका पक्ष रखने का मुझे एक निर्णायक काम दिया गया था और मैंने उस काम को पूरा नहीं किया। तो अब सोच के देखिएगा, नीति आयोग में ना जाके ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं किसके साथ दगा कर रही हैं? अपने वोटर्स के। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे इस समय दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, मैंने आपको पहले भी कहा, चोर चोर मुसेरे भाई। इस समय इनको किसी मकसद से लेना देना नहीं है। एक ग्लू ऐसी जादुई चाहिए जो किसी तरीके से ये बिखरे हुए ऑपोजिशन को जोड़ सके। इसके लिए हर वो चीज जो मोदी को नीचा दिखाया जा सके, उस काम में ये सब लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के उद्घाटन का बहिष्कार भी आपके रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने किया वो पार्टी तकरीबन 20 हैं, लेकिन जो उसको अटेंड कर रही है, अगर मैं इस बात को मान भी लूं, दीपक जी, मैं एक मिनट में आया आपके पास। हाँ, बस अपनी बात को पूरा कर, ठीक है, जल्दी से, सिर्फ 1 सेकेंड। ठीक है। जो पार्टीज बहिष्कार कर रही हैं वो लगभग 20 हैं, जो उसको अटेंड कर रही हैं वो 25 हैं, और उन 25 में से भी 7 ऐसी हैं जो एनडीए में शामिल नहीं है। ये अपने आप में ऑपोजिशन के मुंह पे एक करारा थप्पड़ है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी का विरोध करते करते देश की जनता का, देश के स्वाभिमान का किस तरीके से बहिष्कार और विरोध। ठीक है, लेकिन आशीष जी, डेफिनेटली आशीष जी, लेकिन इसका धीरे धीरे फर्क तो पड़ रहा है ना। हमने देखा हिमाचल कांग्रेस जीत गई, कर्नाटक में आप
कहीं ना कहीं नहीं जीते क्योंकि दक्षिण का द्वार आपके लिए बंद हो गया। अभी हम देख रहे हैं 3 हिंदी बेल्ट में चुनाव होना है सर, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। हालांकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई जगह वो अपनी जगह भी बना चुके हैं। सचिन पायलट का जहां कलह चल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर चुके हैं। तो जो ये स्थितियां दिख रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको भी तो थोड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है ना हांडा जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, सिर्फ जनता की बात कर रहा हूं। मोदी जी है ना, हाँ मैं समझ गया आपकी बात हर्ष जी, आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपका मान सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे नेता हैं, जो विश्व गुरु हमें बनाने की तरफ अग्रसर हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की छाती वाले, तो कहते हैं कि मुझे चुनौतियों से डर नहीं लगता, मुझे चुनौतियों से भिड़ने में मजा आता है। क्योंकि एक लीडरशिप की कोटेशन कहती है, इफ यू वांट टू प्लीज एवरीबॉडी डोंट बी अ लीडर, सेल आइसक्रीम। क्योंकि जब भी आप कोई बोल्ड डिसीजन लेंगे ना, कुछ लोग तो आपसे नाराज होंगे। अगर आप अपने राज्य के हित के लिए फ्लाईओवर भी बनाएंगे ना, तो भी कुछ लोगों के घर, कुछ लोगों के खेत, कुछ लोगों की दुकानें उसकी चपेट में आएंगी। तो आपके साथ हमेशा सब लोग तो खुश हो नहीं सकते, लेकिन वो खुश नहीं है या वो जानबूझ के आपकी खुशी में अड़ंगा डाल रहे हैं, इसके लिए आप आगे बढ़ने को नहीं छोड़ सकते। मैं आप ही से बोलता हूं हर्ष जी, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, भगवान करे और थोड़े दिनों में आप और बड़े चैनल्स में प्रमोट होते चले जाएं, जिससे आपके कुछ सहयोगी आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे, नाराज होंगे, आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे। लेकिन क्या इस डर से कि आपका ऑपोजिशन हो रहा है, आप क्या आगे बढ़ना छोड़ देंगे? जवाब है नहीं। ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कि वो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की राह पे अग्रसर है। ठीक है हांडा जी, एग्जाम्पल आप अच्छा दे लेते हैं, इसकी मैं तारीफ करता हूं का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन दीपक जी से आपके पास सवाल लूं उससे पहले, कांग्रेस पार्टी ये भी पूछती है कि सारे फैसले आरएसएस से होकर आते हैं, उसी पर आप अमल करते हैं। फिर दीपक जी के पास जाऊंगा, ऐसा ही होता है क्या? आरएसएस से फैसला निकला सो आपने देश के अंदर लागू कर दिया? जी जी, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जिन लोगों को समझ नहीं है उनको समझना चाहिए कि एक अखंड एक संगठन है जिसका नाम है संघ परिवार। उस संघ परिवार का हिस्सा आरएसएस भी है, वीएचपी भी है, बजरंग दल भी है, बीजेपी भी है, और ऐसे सैकड़ों संगठन इस संघ परिवार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा एक दूसरे से मेल खाती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन साथ ही में हर एक संगठन दूसरे संगठन को उसके हिसाब से निर्णय करने का पूरा अधिकार भी देता है, और वो स्वाभिमान के साथ अपना निर्णय ले उसका सम्मान भी करता है। इसलिए ये कहना कि हमारे डिसीजन आरएसएस से होते हैं, ना तो बीजेपी आरएसएस से डिसीजन लेती है, ना आरएसएस बीजेपी को डिसीजन देता है। बट हाँ, क्योंकि हमारी विचारधारा समांतर एक ही ट्रैक पे चलती है। देखिएगा, जब गाड़ी चलती है ना जी हर्ष जी, तो चारों टायरों को एक ही स्पीड में और एक ही दिशा में चलना पड़ता है। 2 टायर आगे चले, 2 टायर पीछे चले तो गाड़ी कहीं नहीं चलती। यही हाल इस समय कांग्रेस और ऑपोजिशन का है। लेकिन वो संघ परिवार का संघ विचारक से सवाल लेते हैं, काफी देर से खामोशी से बैठे। दीपक जी, संघ और बीजेपी इस वक्त लोग समझते हैं कि एक ही है, आप तो संघ विचारक है, डिबेट में आते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है कि आरएसएस से जो फैसले होते हैं वही बीजेपी लागू करती है, और आरएसएस का आगे आने वाले समय में एजेंडा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। दीपक जी, नहीं, कांग्रेस पार्टी के कहने से तो संघ परिभाषित नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के कहने से केवल कांग्रेस पार्टी परिभाषित हो सकती है, कोई और दल परिभाषित नहीं हो सकता है, कोई और संगठन परिभाषित नहीं हो सकता है। अब कांग्रेस की परिभाषा में यदि भारत को भी गढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि वो परिभाषा भी अपूर्ण रह जाएगी और विकृत परिभाषा निकल करके आएगी। कांग्रेस की परिभाषा से यदि हम देखेंगे इस देश के लिए, इस राष्ट्र के विषय में कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं है। ठीक है, इस राष्ट्र के विषय में कभी सोचा नहीं है। और ऐसे अनेकों बार कुत्सित प्रयास जो किए, इनका एजेंडा जो है सत्ता को प्राप्ति का रहा है, कभी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने रहने का सपना नहीं रहा है। और ऐसे अनेकों बार स्थितियां बनी है। खैर, तो देश इससे निकल करके आता है, समाज संगठित होता है और समाज राष्ट्र को एक करने के लिए, राष्ट्र को, भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए संकल्पित होता है, तो ये सिद्ध भी हो जाता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते आ रहे हैं, अभी चल भी रहे हैं। ठीक है, यही मैं क्लियर करना चाहता था, जो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता है। कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस कहीं कहीं मिक्स है और जो फैसले होते हैं वो यहीं से होते जाते हैं। समय कम है, लेकिन आंडा जी, अपने दर्शकों को समझाने के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे फिर
आशीष हांडा जी आप आते हैं, क्योंकि दर्शक कहीं ना कहीं समझे कि पार्टी का आखिर बेस क्या रहता है और पार्टी किन मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहती है। अब मैं मुद्दों पर आता हूं, क्योंकि जनता ये लगातार कह रही है, हमारे रिपोर्टर जब जाते हैं ग्राउंड जीरो पर तो कहते हैं मुद्दों पर आजकल बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी नई संसद पर बहस कर रही है, बैन बहिष्कार पर बात हो रही है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं गायब हो गए हैं और बीजेपी की जुबान से भी जनता के मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आशीष हांडा जी। नहीं, ऐसा नहीं है हर्ष जी। देखिएगा, देश की उन्नति, देश का ग्रोथ, देश का मान सम्मान बढ़ाना, ये जनता के मुद्दे ही हैं। आज अगर मोदी जी का विश्व भर में सम्मान हो रहा है तो सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों का, आपका और मेरा सम्मान है। जब आप यूएस जाते थे पहले या आज आप यूएस जाएंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपके लिए बाहर अपॉर्चुनिटीज खुली हुई थी या जो आज खुली हुई है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि खासकर ऑपोजिशन पार्टीज, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपको ये पता है क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, इसलिए ऑलरेडी डिफॉर्मेशन केसेस राहुल गांधी के ऊपर 2 चल रहे हैं। 2014 में आरएसएस को उन्होंने कह दिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन एंड द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी। इसके ऊपर उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस चल रहा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा में हरिद्वार में उन्होंने कह दिया आरएसएस के लिए इट इज द 21st सेंचुरी कौरव, इसके ऊपर भी उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस चल रहा है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ग्वालियर में डिफॉर्मेशन केस चल रहा है। हाँ, जो अब तो वो नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि वो केस अभी स्लैंग हो गया है। और अर्जुन सिंह के ऊपर जी भी चल रहा था, क्योंकि उनकी 2011 में डेथ के बाद वो केस खत्म हो गया। इन दोनों ने भी आरएसएस के ऊपर गलत टिप्पणियां की थी। और मेन इनकी टिप्पणी क्या रहती है कि भाई जो आरएसएस है वो गांधी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि गॉडसे जी जो थे वो आरएसएस के साथी थे। लेकिन ये लैक ऑफ नॉलेज है कि उन्हें ये पता नहीं है कि ऑलरेडी इस चीज का खंडन किया जा चुका है। और वो खंडन भी किसने किया है? एक कमीशन सेट की गई थी जिसकी रिपोर्ट 1970 में आई। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी कमीशन की रिपोर्ट डाली और वो कमीशन थी जस्टिस कपूर की कमीशन, जिसने क्लियरली ये 2 बातें कही कि पहली बात तो ये आरएसएस वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी, और दूसरा ये कि इट इज नेवर। लेकिन आशीष हांडा जी, ठीक है, अगर आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं एक किताब का भी हवाला देता हूं जिसमें ये कहा गया कि हेडगेवार जब आजादी के आंदोलन में लड़ाई के लिए पहुंच रहे थे, सम्मिलित होना चाहते थे, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। संगठन नहीं चाहता था, लेकिन वो चाहते थे, इसलिए पद के छोड़ना पड़ा, और इसी को कांग्रेस पार्टी आधार बनाती है। हालांकि 1947 का भी मैं जिक्र करूंगा, जब बिरला हाउस के आसपास हमने देखा महात्मा गांधी ने कहा था कि कैसे संघ की तारीफ उन्होंने की और कहा कि उन्होंने सहयोग हमें दिया है। ये बुक में लिखा हुआ है सर, और महात्मा गांधी जी ने भी ये बात कही है। लेकिन संगठन क्यों छोड़ना पड़ा हेडगेवार जी को, ये कांग्रेस सवाल खड़ी करते। इस तथ्य को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर संदीप जी होते तो उनके सामने इस तथ्य को लेता, लेकिन ये सवाल ना रह जाए इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, संदीप जी हैं या नहीं है, आपके दर्शकों को, जो आपके चैनल को देख रहे हैं, डिबेट को देख रहे हैं, उनको पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए, वो आपको और मुझे इंश्योर करना है। देखिएगा, इस पर समझना पड़ेगा ये कि जब सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं उसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हाटगेवर जी के द्वारा की गई थी। इतना तो हम में से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन इससे पहले का ये नहीं पता कि उससे पहले भी ये कहते हैं कि आरएसएस जो था वो कहीं भी मतलब अंग्रेजों से लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, उसका वो तो उनके साथ जुड़ा हुआ था। इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, तो वो पता होना चाहिए लोगों को कि हेडगेवार जी जो मेंबर थे वो अनुशीलन समिति के थे, जो एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरी ग्रुप थी। और 1918 में जब वो एक क्रांति दल बनाया गया था, वो भी एंटी ब्रिटिश सपोर्टर्स का ही दल बनाया गया था। मैं बात कर रहा हूं 1918 की। और फिर 1923 में जब वो सावरकर जी को मिले थे, मैं वाइंड अप करूंगा सर, समय हो गया, लेकिन बस मैं इतना छोटा थोड़ा संक्षेप में बताइएगा हांडा जी, उन्हें संगठन क्यों छोड़ना पड़ा? ये सवाल उठाती है ना कांग्रेस की, आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए उन्हें संगठन क्यों छोड़ना पड़ा? बस इतना सा संक्षेप में उत्तर सर, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। देखिएगा, नहीं, ये गलत भ्रांति है। फिर से आपको पता है हमारे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, आपको संघ परिवार का पता है कि बैक ड्रॉप में काम करने वाले लोग,
जो होते हैं वो फोटो तक नहीं खिंचवाते हैं। आपको इतने बड़े बड़े कार्य वो करते मिलेंगे, लेकिन फोटो तक उनकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनके चरित्र में नहीं है कि वो खुद को आगे लेके आए। वो चलिए ठीक है, वो द्विवेदी साहब की किताब में लिखा था वो मैंने पढ़ी है, मैं उस आधार पर आपसे सवाल पूछ रहा था, क्योंकि किताब कई हैं, आप कुछ किताबों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ रहस्य पता लगेंगे, उस हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो आप लोगों से सवाल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा गलत है, मैं सिर्फ संगठन की बात कर रहा था कि संगठन क्यों छोड़ना पड़ा, जो कांग्रेस पार्टी आधार देती है और कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आंडा जी, आप मेरे साथ जुड़े। आपका भी दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आए और आप तीनों ने सार्थक चर्चा में इस वक्त अपना समय दिया। फिलहाल मुद्दे की बात में ठीक 11 बजे फिर आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे।